अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स का आज हम एक्सरसाइज 15.2 शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एसोसिएशन, टेस्टिंग ऑफ हाई एसोसिएशन, यानी इंडिपेंडेंस और एसोसिएशन को चेक करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। टॉपिक का नाम है काई स्क्वायर टेस्टिंग फॉर एसोसिएशन, यानी आपने चैप्टर 13 में पढ़ा कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ा होगा, उसमें जी टेस्ट और टी टेस्ट पढ़ा था। तो वही प्रोसेस जो हमने टेस्टिंग का किया था वो हमने अब यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्टिंग के नाम से करना है। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। एक लेंथी प्रोसेस ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रोसीजर को अच्छे तरीके से याद करना है। 2-3 सवाल करेंगे तो आपको प्रोसीजर भी खुद ब खुद याद हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी हमारे पास गिवन डाटा होगा वो कॉन्टीजेंसी टेबल की फॉर्म में दिया होगा। तो सबसे पहले हम उसका नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखेंगे। नल हाइपोथेसिस का मतलब होगा एच नॉट, यानी ये हमेशा आपने यही बनाना है, द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, यानी एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, या देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन देम। यानी ये भी हमने पढ़ा कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो एसोसिएटेड नहीं हो सकते, जो एसोसिएटेड होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। लिहाजा हम इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट या देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन देम। इसी तरह H1 जो होता है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसका ऑपोजिट होगा। अगर एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं तो H1 हो जाएगा एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी दे आर एसोसिएटेड। तो ये हमने हमेशा ऐसे लिखना है। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फ़ा की वैल्यू मैंने 5% ली है। अगर क्वेश्चन में ना बताया तो आपने 5% ही लेनी है, अदरवाइज जो क्वेश्चन में दी होती है आपने वही लेना है। अच्छा, एक फ़र्क है कि जो जी टेस्ट और टी टेस्ट था वहाँ पे जो हमारे पास ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, टेबल वैल्यू हम इसी के मुताबिक चेक करते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू नहीं देखनी, टेबल वैल्यू हमने 1 माइनस अल्फ़ा की देखनी। जैसे जो भी आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया होगा उसको 1 में से लेस करके आपने 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे किया कि 5% है तो उसको 1 माइनस 0.05 किया तो 0.95 में। अब जो काइस का टेबल होता है वहाँ से हम 1 डिग्री और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करेगा, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के मुताबिक 0.95 में वैल्यू देखेंगे तो वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है। कैसे करेंगे अभी हम प्रोसेस में देख लेते हैं। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, रोज -1 माइनस कॉलन -1। इसका फार्मूला है कि जो भी आपको कॉन्टीजेंसी टेबल दिया होगा उसका ऑर्डर दिया होता है, 2/2 है, 2/3 है, 3/2 है, जो भी होगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि अभी हम बेसिक क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो एक 2/2 का कॉन्टीजेंसी टेबल हमें दिया होगा, तो उसका फार्मूला ये होगा R-1 C-1, यानी 2 - 1 इंटू 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 1 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक, यानी फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। फार्मूला ये 2 तरह का फार्मूला होगा, वो डिपेंड करेगा ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे ये मैंने कहा कि इसमें कॉन्टीजेंसी टेबल 2/2 का है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रही है, जैसा यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा, FO माइनस FE की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव ले लेंगे, -0.5 और फिर होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। FO होती हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और FE होता है वो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, वो हम प्रोसेस में करेंगे। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ग्रेटर होगी तब ये फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा और ये 0.5 जो हमने इसमें लेस किया वो ख़त्म हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा फार्मूला FO माइनस FE का एब्सोल्यूट वैल्यू फिर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। नेक्स्ट स्टेप में हम क्रिटिकल वैल्यू डिफाइन किया करेंगे। क्रिटिकल वैल्यू वही डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू पे। अगर हम 1 माइनस अल्फ़ा यहाँ पे 0.95 लें और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो यहाँ पे काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 3.84 है, वो आपको टेबल से निकल आएगी। जो आपका पहली वर्टिकल लाइन है उसमें आपने 1 में देखना है और आगे रो में जाके 0.95 के आगे देखेंगे तो वैल्यू लिखी होगी 3.4। ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू है जिसके साथ हमने कंपेयर करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन डिफाइन करेंगे। क्रिटिकल रीजन आपने हमेशा ऐसे डिफाइन करना है कि कैलकुलेटेड वैल्यू, यानी C का मतलब है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल वैल्यू। यानी जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू जैसे ये 3.84 है तो अगर हमारा आंसर 3.84 से ज़्यादा आएगा तो वो हमारा क्रिटिकल रीजन कहलाएगा, यानी उसमें वैल्यू जो है वो डेंजर जोन में आ जाएगी और हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। उसको हम कहते हैं कंक्लूजन। तो फिर कंप्यूटेशन की एक स्टेज आएगी जिसमें हम जो टेबल दिया होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, यानी ये फार्मूले से वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखते हैं। ये हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट कि हमें एक कॉन्टीजेंसी टेबल दिया हुआ है, हैंडलनेस लिखी हुई है और इधर आई कलर लिखा हुआ है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको हमने एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट कर लेना है।
जो ये हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में लिखे हुए हैं लेफ़्ट और राइट, इसको हम A1 और A2 कह देंगे, और इसी तरह यहाँ पे B1 और B2 कह देंगे, क्योंकि बार बार स्टेटमेंट लिखने बहुत मुश्किल काम हो जाता है, काफ़ी लेंथी सवाल है पहले, तो इसलिए आपने इनको सिंबल यूज़ कर लें। देखें मैंने इसको A1 कह दिया, इसको A2 कह दिया, इसी तरह इसको B1, इसको B2। अब हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वही 5 स्टेप करेंगे कि जी नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे, फिर उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है 5%, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमारे पास आ गई 1, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक जो यूज़ होगी, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 है तो मैंने कहा फार्मूला ये वाला यूज़ होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे क्रिटिकल वैल्यू, वो भी मैंने बता दिया कि 0.95 पर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे काई स्क्वायर की वैल्यू 3.84 होती है, ठीक है। और फिर क्रिटिकल रीजन भी हमने डिफाइन कर दिया कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी होगी वो इस क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होगी तो हम अपने H0 को रिजेक्ट कर देंगे। अब आते हैं कंप्यूटेशन पे। अब कंप्यूटेशन में दो तरह का टेबल होता है, जो ये गिवन ऑब्जर्वेशंस हैं, इसलिए मैंने लिखा है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, यानी जो गिवन वैल्यूज़ थी उसको देखें मैंने वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स की जो वर्ड्स लिखे थे उनको चेंज करके A1 A2 B1 B2 कर दिया ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। तो ये वैसे ही है 2x2 का कॉन्टीजेंसी टेबल, इनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में मैंने टोटल लगा लिया, तो ये हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का टेबल कंप्लीट हो गया। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे निकलती हैं, वैसे ही मिसाल के तौर पर ये 15 की ये ऑब्जर्व है, या मैंने अब इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी होगी, तो इसका कॉलम का टोटल यानी 35 और इस रो का टोटल यानी 100, इन दोनों का प्रोडक्ट लेके कैपिटल N पे डिवाइड कर देंगे, जैसे हम कॉन्टीजेंसी टेबल में करते आए हैं। तो ये देखें पहली मैंने निकाल के दिखा दिया, 35 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी A1 का टोटल, फिर इधर से B1 का टोटल और डिवाइडेड बाय 200, तो 17.5 आ गई। आप बाकी भी ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि 2x2 के कॉन्टीजेंसी टेबल में अगर हमारे पास एक वैल्यू ये हो और हमारे पास टोटल गिवन हो, तो इस टोटल में से इसको माइनस करके ये आ जाएगा, फिर इसके टोटल में से इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा, और यही मैंने आपको किया। तो 35 का टोटल था, उसमें 17.5 माइनस कर दिया तो ये भी 17.5 आ गया, फिर 100 में से 17.5 को माइनस किया तो वो 82.5 आ गया, फिर 165 में से इसको माइनस, यानी वैसे ही जैसे हम 2x2 का कॉन्टीजेंसी टेबल कंप्लीट करते थे इस तरह हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज बना ली। सिर्फ एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करके दिखानी है, बाकी आप भी ऐसे ही प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं। अब हम अपने फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूला हमारा था एफ ये वाला FO माइनस FE और उसकी मॉडुलस वैल्यू यानी इसको पॉजिटिव लेंगे, फिर उसमें से 0.5 लेस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका होल स्क्वायर लेंगे, और फिर उस सारे आंसर को FE यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे सेल्स के नाम रख दिए मैंने, A1 B1 A1 B2 A2 B1 और A2 B2। अब यहाँ पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं जो हमारे पास गिवन थी 15 20 85 और 80, उसके अगेंस्ट जो हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली थी वो लिख दी 17.5 17.5 82.5 82.5, और अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। तरीकाकार वही होगा, आसान तरीका कैलकुलेशन से कैसे करना है कि जो बड़ी वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होती है, इसमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली को माइनस करें, जैसे 17.5 माइनस 15 किया तो 2.5, फिर उसमें से 0.5 लेस कर दिया तो आ जाएगा 2, और फिर उसका स्क्वायर लिया 4, और फिर उसको मैंने 17.5 पे डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 0.229। तो यही सारा इस तरह हमने कैलकुलेट की, टोटल आया हमारे पास ये काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 0.554। अब हमने इसको कंपेयर करना है कंक्लूजन के लिए। कंपेयर किससे करना है, क्रिटिकल वैल्यू से। ये देखें कंक्लूजन में आ गया एज कंप्यूटेड वैल्यू यानी 0.554 आई हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू, विच इज़ लेस दैन द क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू थी हमारी 3.84। सो वी एक्सेप्ट H0, यानी हम कहेंगे कि एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है या उनमें कोई एसोसिएशन नहीं है। तो देखें हैंस वी एक्सेप्ट H0। तो H0 हमारा क्या था, द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, यानी देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मैंने पूरी कोशिश की कि पहले आपको कॉन्सेप्ट दूं कि जो काई स्क्वायर टेस्टिंग का क्वेश्चन है लेंथी क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से करेंगे, इन स्टेप्स को समझ के करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे या जहाँ पे भी ये टॉपिक आएगा आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो आपसे गुजारिश करूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।